हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग अब मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ, लैंडफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन। एनसीईआरटी का चैप्टर 7 और जियो मॉर्फोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले भी हमने लैंडफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन पढ़ा था, लेकिन बाय रनिंग वाटर पढ़ा था। आज हम कवर करेंगे ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट, कोस्ट और विंड्स, इन सब के बारे में। अब इनसे पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं लैंडफॉर्म्स एवोल्यूशन के, वो क्या है। द फर्स्ट वन इज इरोजन एंड द सेकंड वन इज डिपोजिशन। ये क्या है, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके, लैंडफॉर्म्स एवोल्यूशन के। ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन। मैंने बताया था ना कि कहीं इरोजन होता है तो कहीं डिपोजिशन होता है। और लैंडफॉर्म्स भी, और जो लैंडफॉर्म्स हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं, या तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, या तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। या राइटिंग इतनी जल्दी जल्दी में इतनी खराब लिख देता हूं ना मैं। या तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे या तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राउंड वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से बनते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और बाकियों के सबके भी। तो अब हम सबसे पहले कवर करते हैं अपना ग्राउंड वाटर से। तो ये अपने ग्राउंड वाटर के कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ग्राउंड वाटर के ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स और ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो ग्राउंड वाटर तो समझ ही रहे हो ना सब। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था रिवर्स के थ्रू बाय रनिंग वाटर, ऐसे ही अपने ग्राउंड में भी तो कुछ वाटर फ्लो कर रहा है ना, वो भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ग्राउंड वाटर, इसको हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं, कार्स्ट टोपोग्राफी। तो जीएस में या फिर जिस पे ऑप्शनल है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का कि कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, उसके बारे में कुछ लिखो। तो ये है कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का वर्क है वो हर टाइप्स के रॉक्स में नहीं दिखता। सीन इन लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स, जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट टाइप्स की रॉक्स हैं सिर्फ उन्हीं में ही दिखता है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि जो ग्राउंड वाटर का वर्क है क्या वो सभी टाइप्स की रॉक्स में दिखता है, तो नहीं ना। और किस में दिखता है, सिर्फ लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चंस कैसे इजीली हम बना लेते हैं ना, जब आप पढ़ते पढ़ते खुद क्वेश्चन बनाने लगोगे ना कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तब आप समझना सही ट्रैक पे जा रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो। अब मैं बात करूं इनकी, तो यार इनमें ना एक छोटी सी चीज है, हमें ये समझना चैप्टर था कि लैंडफॉर्म्स एंड एवोल्यूशंस। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, इरोजनल होते हैं, डिपोजिशनल होते हैं, कौन कौन बाय किसके थ्रू होते हैं, कौन, जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियल विंड्स, इनके थ्रू होते हैं। अब हमें क्या करना था, अब हमें थोड़ा बहुत रट्टा भी लगाना पड़ेगा। रट्टा क्या लगाना है, इनको याद करने के लिए। इनको याद करने के लिए हमें थोड़ा बहुत रट्टा भी लगाना होगा, क्योंकि जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स है तो पूल, सिंकोस, लेपीज, लाइमस्टोन, पेवेंट्स, केव्स, तो ये हमें ये पता होना चाहिए ये इरोजनल है, और ये स्टेलेसाइट्स, स्टेलेग्माइट्स, पिलर्स, तो ये डिपोजिशनल्स हैं। तो अब इनको समझने बैठोगे तो मेरे अकॉर्डिंग इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इजी वे में इनको याद कर लो। बस क्वेश्चंस एमसीक्यू में इस तरीके से पूछ लेते हैं। हाँ, वहीं जब आप कास्ट टोपोग्राफी, जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें इनके डायग्राम्स बनाना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर, और इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी। तो अगर हम रफली, अगर हम टॉपिक को समझने के लिए पढ़ें तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं, ये हमें ग्राउंड वाटर समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स के कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। उनसे पढ़ने से पहले मैं बता दूं, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। ठीक है, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है जीएस में 10 नंबर का, और ऑप्शनल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिसपे ज्योग्राफी ऑप्शन होगा। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी क्या होती है, या फिर एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी किसको कहते हैं, तो वो है ग्लेशियर्स के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल, उनको कहते हैं। तो जो ग्लेशियर्स के इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं
ये सिरेक्स, हॉर्न्स एंड सेरेटेड ग्लेशियल वैलीज और स्ट्रफ्स। डिपोजिशनल के हैं मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवॉश प्लेन्स और ड्रमलिन्स। मैंने क्या कहा था, इनको रटना है बस। अगर आप इन्हें डीप समझने में चले जाओगे तो अभी क्या, अभी इतना तो समझो। पहले हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना, कि पहले एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी। तो फर्स्ट स्टेप यही है, पहले हमें इस चैप्टर को इस तरीके से समझना है कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन इन्हें बनाता है, क्या एजेंट्स हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को अभी हम समझते हुए चल रहे हैं। तो हमें बस इतना समझना है, बास्केट ऑफ टोपोग्राफी के बारे में पता चल गया, इरोजनल डिपोजिशनल कौन से हैं, ये ग्लेशियर्स के हैं, ये डिपोजिशनल हैं ग्लेशियर्स के। तो इनको अभी रट लेना है, ठीक है। उसके बाद है विंड्स। विंड्स भी कुछ अपना काम करती हैं ना, वो भी लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। तो जो इरोजनल विंड्स के लैंडफॉर्म्स होते हैं वो होते हैं पेडिमेंट्स, पेडीप्लेन्स, प्लायास, और डिपोजिशनल होते हैं सैंड ड्यून्स। पेडीप्लेन्स, इससे पहले मैंने आपको समझाया था ना कि एक माउंटेन है, तो जो एजेंट्स होते हैं कौन से, विंड ही ले लो। तो जो ये विंड है, ये इसमें इतनी पावर होती है कि इस पूरे माउंटेन को इरोड कर सकती है। किसको, इस पूरे माउंटेन को इरोजन कर सकती है। वहीं रिवर वाटर में भी इतनी ताकत होती है कि इस पूरे माउंटेन को इरोजन करते, धीरे धीरे करते 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 ऐसे जमीन पे ला देगी। और इसको हम बोलते हैं पेडी प्लेन्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर था पूरा प्लेन हो चुका है, पेडी प्लेन्स। देख रहे हो कितनी पावर है इसमें। कहते हैं ना कि हर किसी भी बड़े बंदे को जमीन पे लाने की ताकत बहुतों में होती है, इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यही कहते हैं ना। इसीलिए माउंटेन अगर घमंड करे तो उसका तोड़ने के लिए कौन है, हवा है, पानी है, सब से मट्टी में मिला देंगे। तो ये अपने हो गए दो और कॉन्सेप्ट्स। अब हम पढ़ते हैं वेव्स एंड करंट्स के बारे में। ये अपने वेव्स एंड करंट्स के कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो हैं क्लिफ्स, टेरेसेस और केव। ये कुछ मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। ये अपना पूरा पार्ट ओशन का मान लेते हैं। क्या है ये, ओशन। और ये अपना मेनलैंड या फिर जो बीच बीच पे आप जाते होगे ना, गोवा वाले बीच पे, ये है गोवा वाला बीच कह लो या फिर कोस्टल एरिया कह लो। वहां क्या होता है, जब ये वेव्स हैं, वेव्स कहाँ होती हैं, ओशंस में। जब ये वेव्स बार बार इस लैंड पे लगने लगती है ना, ये वाला जो एरिया, ये गड्ढा देख रहे हो ना, अंदर पानी आ गया, ये पहले यहां था ऐसे बराबर। अब ये बार बार जब यहाँ पे वेव्स टकराई तो इस टकराने से क्या हुआ, इस पार्ट का इरोजन हुआ। और इरोजन इस तरीके से इरोजन हुआ, और जिसने एक केव का रूप लिया इस तरीके से, इसको बोला गया केव। और इसकी जो केव की जो ऊपर की है, ये चोटी कह लो या क्लिफ, इसको बोला गया क्लिफ। वहीं अब क्या होगा, कभी कभार आपने देखा होगा लैंड से बीच में कई होल मिलते हैं जिसमें पानी दिखाई देता है। जब आप ओशन जाओगे ना, या फिर कहीं भी घूमने जाओगे जहाँ पे बीचेस होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एरिया होता है वहाँ पे लैंड को छोड़ के थोड़ी देर बाद एक छेद होते हैं, उसमें पानी दिखता है। क्या, यहाँ से ये पानी जा रहा है, इसने क्या बनाया, केव बनाया। अब यहाँ से ये पानी इधर भी जाएगा और यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो ये ब्लो होल हो गए। ऐसे ही कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं इसके। लेकिन क्या होता है, अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं वो जहां पे लो सेडिमेंट्री कोस्ट होंगे वहीं पे बनेंगे। और इन दी ऑफ शोर, ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो ये वाला जो वेस्टर्न पार्ट है, और ये हो गया ईस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट है ये डिपोजिशनल लैंड, यहाँ पे ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। क्या है ये पूरा एरिया है लो सेडिमेंट्री कोस्ट, और ये पूरा एरिया है हाई सेडिमेंट्री कोस्ट। रीजन, क्योंकि जो यहाँ की प्लेट है वो नीचे है और जो यहाँ की प्लेट है वो ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे लो सेडिमेंट्री जो भी कोस्ट होंगी वो बनाएंगे, और यहाँ पे हाई सेडिमेंट्री कोस्ट है। तो यहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहाँ बनाएंगे, लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें ये याद रखना है, जो इंडिया की जो कोस्ट है, एक हाई सेडिमेंट्री कोस्ट है, एक लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। रीजन बिहाइंड दिस इज प्लेट्स। यहाँ की प्लेट्स ऊपर है और यहाँ की प्लेट्स नीचे धंस रही है, तो यहाँ पे बनेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और यहाँ बनेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, स्पिट, सैंडबार, लगून और टुम्बोलो। ये हैं 4 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। एक डायग्राम बनाने की मैंने यहाँ भी कोशिश करी है। ये अपना लैंड हो गया, ये अपना पूरा ओशन हो गया। जो ये वाला पार्ट है ये लैंड थोड़ा सा
इस लैंड से और एक्सटेंड हो गया है, तो इसको हमने बोला सैंड स्पिट। और वहीं सैंड स्पिट पे कुछ यहाँ पे ये मटीला टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, मतलब और जैसे ये आगे था ना, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इसको हमने बोला सैंड ड्यून्स। क्या बोला? सैंड ड्यून्स। तो ये पता चला ना डायग्राम के थ्रू कि सैंड स्पिट क्या होता है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। ऐसी एक टम्बोलो वर्ड आया है यहाँ पे, लगून। लगून तो आप सभी जानते होगे ना, जैसे ये अपना लैंड है, ये लैंड था और ये ओशन है, ये लैंड है और ये ओशन है। ये लैंड यहाँ तक ये मिल जाए तो यहाँ पे जो वाटर है ये बन जाएगा लगून। क्या बन जाएगा? लगून। ये ओशन था, ये वाला लैंड था, ये यहाँ से मिलके यहाँ मिल गया और इस पानी को अलग कर दिया और ये पानी अलग हो गया, तो ये बन गया लगून। वहीं टम्बोलो क्या होता है? टम्बोलो होता है जब सैंड स्पिट आइलैंड से कनेक्ट कर जाए किसी, ये सैंड स्पिट, ये लैंड है, मेन लैंड है, ये सैंड स्पिट है, ये किसी आइलैंड से कनेक्ट कर जाए तो उसको हम बोलेंगे टम्बोलो। लेकिन टम्बोलो हमेशा कब दिखता है? टम्बोलो हमेशा दिखता है लो टाइड्स में, हमेशा लो टाइड। जब भी हाई टाइड होंगे तो टम्बोलो नहीं दिखता है, हमेशा विजिबल होता है लो टाइड्स में। तो अपने ये वेव्स एंड करंट्स का इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है जियोमॉर्फोलॉजी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।